अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी एंड यू आर वाचिंग स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान भर में ही आज ईद उल अज़हा रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और हम भी बड़े खुश होते कि इस मुसरत मौके पर अगर हम आपसे ये शेयर करते कि पाकिस्तान ने भी सुपर एज के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो क्या ही बात होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। गो कि पाकिस्तान कल आयरलैंड से तो जीत गया है 3 विकेटों से, लेकिन मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम हुआ। लेकिन हमारे बॉलर्स छाए रहे, उनकी डोमिनेंस बरकरार रही। लेकिन मिडिल ऑर्डर बार बार क्यों फेल हो रहा है और हमें टेल एंडर्स पर ही इन्हिसार क्यों करना पड़ा है कि वो आके हमें मैच जितवाएंगे? इसकी वजूहात क्या है? विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज शो एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज। टुडे आई एम जॉइंड बाय क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड ईद मुबारक। थैंक यू और ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक GTV की पूरी इंतज़ामिया को और GTV के तमाम नाजरीन को, आलम इस्लाम को GTV की जानिब से ईद मुबारक। बिल्कुल। और कल के मैच से ही आगाज़ करते हैं असगर। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से नाकाम हुआ। जीत तो हम गए, लेकिन ये किस तरह की जीत थी कि वहाँ भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा? बिल्कुल सही कहा आपने कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ होना तो हमें चाहिए था कि हम 8 विकेटों से, 9 विकेटों से, 7 विकेटों से जीतते, लेकिन हमने वहाँ देखा कि हमें जद्दोजहद करनी पड़ी और 18.5 ओवर में हमें स्कोर ने हासिल किया। 109 रन का हदफ था और अलमिया ये है कि मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ। तो देखिए, बात सिर्फ ये है कि जब मिडिल ऑर्डर तरतीब दिया जा रहा था, जब स्क्वाड बनाया जा रहा था वर्ल्ड कप के लिए, तो उस वक्त क्या इंतज़ामिया सो रही थी? उस वक्त उन्हें ख्याल क्यों नहीं आया? और आपने कल ये देखा कि एक बार फिर अबरार अहमद को बेंच पे बिठाया गया और शादाब चहीते को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और वो डक पे आउट हो गया। और अब ये देखें कि शादाब को एज ए बैट्समैन खिलाने का तजर्बा टोटल नाकाम रहा। अगर एज ए बैट्समैन खिलाना था तो पहले दिन से ही किसी रेगुलर बैट्समैन को टीम में शामिल किया जाता ताकि ये खला पूरा हो सके और शायद मैच के नताइज भी जो है कुछ मुख्तलिफ होते, क्योंकि किसी एक प्लेयर का मिसफिट हो जाना पूरी टीम के लिए नुकसान का बाइस बनता है। 2 मैच पे वो डक पे आउट हुए हैं, शादाब की आप बात कर रही हैं, और 2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है, तो इस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन असकर, अब टीम चूँकि वापस आ रही है, लेकिन सुना यह है कि टुकड़ों में आ रही है। क्या इनसाइट्स हैं? एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ तो हार गए हैं, तो क्या फेस करने में घबरा रहे हैं आप कौम को? देखिए, ये तो पाकिस्तान की रिवायत रही है कि जब भी टीम इस तरह की सिचुएशन से दो चार होती है तो हमारी टीम टुकड़ों में आती है। कोई इस्लामाबाद उतरेगा, कोई लाहौर और कोई कराची। इस वक्त इतलात ये है कि पाकिस्तान टीम आज रात 10 बजे रवाना होगी बाय दुबई पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान टीम के कप्तान किंग बाबर आजम वो टीम के साथ नहीं आ रहे और उन्होंने कम से कम 4 से 5 दिन वहाँ मज़ीद स्टे करने का प्रोग्राम बनाया है। वजह बताई है अपनी फैमिली कि मैं फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ और इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ। दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे शादाब, जो पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहे, वो इंग्लैंड जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज़म खान वो भी अमेरिका में रुकने को तरजीह दे रहे हैं चंद दिन, और वो अमेरिका में क़याम करेंगे। जबकि अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर ये भी इंग्लैंड जा रहे हैं। तो यूँ समझ लें कि ये 6-7 अफराद जो है वो टीम के साथ नहीं आ रहे, और फिर दीगर जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं टीम के साथ वो भी अपने अपने वतन को जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं आ रहे। गोया काउंटी के लिए जा रहे हैं। देखिए, काउंटी के लिए जाए या किसी के लिए भी जाए, मतलब ये है कि यहाँ पर वापस आकर फौरी तौर पर टीम की रिपोर्ट जो है वो हेड कोच ने भी देनी है, सीनियर मैनेजर ने भी देनी है, पाकिस्तान टीम के कप्तान ने भी देनी है। तो इनको ये रिपोर्ट अपनी अपनी देनी है, जिसके बाद जो है वो जिस सर्जरी की बात हो रही थी उस सर्जरी पे जो है काम शुरू होगा। लेकिन यहाँ ज़रा इतलात ये हैं कि इस सर्जरी में भी कुर्बानी के 3 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर आजम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं, हेडलाइंस की जीनत बने हुए हैं। क्या डर गए हैं, खौफजदा हैं? और यकीनन मीडिया से बचना ही चाह रहे हैं, इसलिए चंद दिनों के बाद वो अपनी फैमिली के साथ आएंगे और खामोशी से आएंगे, खामोशी से अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मेरा ख्याल है कि 23 या 24 तारीख को शायद वो रिपोर्ट जमा कराएं। इससे पहले तो मुश्किल लग रहा है, जो उनका शेड्यूल हमें पता चला है। तो बाबर आजम को चाहिए था कि टीम के साथ आए, अपनी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करें, जो गलती हुई है वो मीडिया में भी बताएं, अपने चेयरमैन को भी बताएं। मज़ीद क्या रिपोर्ट देंगे? कल उन्होंने प्रेसर की है, सब बता दिया है,
सारा मलबा उन्होंने पिचेस पे डाल दिया है। कह रहे हैं इस पिच पे मुझे बता दें 50 से ज्यादा स्कोर किस बैट्समैन ने किया है, किस टीम से वो बिलोंग करता है। लेकिन साथ में एक बात और उन्होंने कही है कि पाकिस्तान टीम की जो है वो बैटर्स हमारे नहीं चले, हमारे बल्लेबाज नहीं चले, हमारे बॉलर्स ने अपना काम किया। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं तो वो कहते हैं कि जी वो बॉलर्स ने काम किया और हमारे बैटर नहीं चले, और कभी कहते हैं बैटर चल गए तो हमारे बॉलर्स नहीं चले। तो खुद बाबर आजम को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि उनकी टीम जो लेकर गए थे उनकी असल स्ट्रेंथ क्या थी, और यही वजह है कि टीम जो है वो उसकी कारकर्दगी में वाज़े तौर पर वो फ़र्क नज़र आया। ग्रुपिंग, दोस्ती यारी और ये फ़र्क, और कल भी दोस्ती यारी शादाब को खिलाना क्या था, किसका फैसला था शादाब को खिलाने का? क्या बाबर आजम का था, कि सीनियर मैनेजर का था, क्या अजहर महमूद का था, क्या गैरी क्रिस्टन का ये फैसला था? जिसका भी ये फैसला था इंतहाई गलत और अहमकाना फैसला था। शादाब को एज ए बॉलर लेकर गए थे, एज ए बॉलर ही उनको खिलाना चाहिए था, और अगर शादाब से बॉलिंग नहीं करानी तो भाई अबरार ने क्या गुनाह किया है? कौन से ऐसी खता उससे हो गई है, या आपकी मर्जी के बगैर उसको टीम में शामिल किया गया और आप उससे इंतकाम ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? बाबर 11 जो है अबरार अहमद से इंतकाम क्यों ले रही है? क्यों कोच बीच में नहीं बोल रहे? क्यों सीनियर मैनेजर और जो टूर सिलेक्शन कमेटी होती है इन सबको मिलाकर वो क्यों जवाब नहीं दे रहे कि आखिर अबरार अहमद का कसूर क्या है? क्या उसको जबरदस्ती किसी ने आपके जो बातें आपने गुज़िश्ता शो में की थी ना, हमने सोशल मीडिया पर उन्हीं बातों की झलक देखी है। देखिए, हम जो बात करते हैं ना वो हकाइक की बुनियाद पर करते हैं, और जो लोगों के दिल में बात है, जो उसके दिल में सवाल है, हम वो सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि हमें क्रिकेट से प्यार है, अपने वतन से प्यार है। हम नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट खत्म हो, हमारे क्रिकेट के मैदान जो है वो हॉकी की तरह वीरान हो जाए, और फिर वो वक्त आए कि लोग सिर्फ पीसीबी का पैसा खाएं और क्रिकेट कहीं नजर ना आए। तो हॉकी इज प्रोग्रेसिंग और क्रिकेट जवाल पजीर का शिकार हो रही है। बिल्कुल यही है। देखिए, अगर शारजा में जावेद मियादाद छक्का ना लगाते, तौसीफ अहमद एक रन ना लेते, तो आज पाकिस्तान में क्रिकेट इतने उरूज पर नहीं होती। गैर एलानिया तौर पर क्रिकेट जो है वो नेशनल गेम नहीं होता, हॉकी जवाल पे नहीं जाती। बस वही वो यू टर्न था, वहां से लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, हम क्रिकेट की तरफ चले गए और हॉकी पे तवज्जो नहीं दी। हॉकी आस्ते आस्ते जवाल पजीर हो गई। आज हॉकी के वीरान आबाद है, उसके दो फेडरेशन बने हुए हैं, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन अब खुदा के वास्ते ये एक खेल बचा है जिसने कौम को, नेशन को एक जगह मुत्तहिद कर रखा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बाबर के हाथों में ये टीम रही तो बाबर इसका वही हाल कर देंगे जो माजरत के साथ हमारी हॉकी का है? सिर्फ बाबर का कसूर तो नहीं है इसमें कि बाबर वो हाथ कर देंगे, वो जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है उसका भी कसूर है। कुछ कसूर चेयरमैन साहब का भी है कि उन्होंने एडवाइजर सही नहीं रखे, एडवाइजर ने उनको सही एडवाइज ही नहीं किया। देखें, पाकिस्तान टीम को बनाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि उन ऑफिशियल्स को तरजीह दी जाए, उन साबिक क्रिकेटर से बात की जाए जिनको डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट चलाने का और लड़कों के साथ उनके साथ टूर करने का, उनके साथ सफ़र करने का और लड़कों को तलाश करने का हुनर आता हो। जब तक आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लाएंगे उस वक्त तक आपकी क्रिकेट अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकती। आप देख लें कि आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो मामला चल रहे हैं वो कितने खराब से और जवाल से जवालतर होते चले जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ था जो उन्होंने इस किस्म की टीम बनाई। क्या मसला था जो चीफ सेलेक्टर नहीं था? मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी मैंने एक बात कही थी कि इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद जैसे लोगों से मदद ली जाए, राशिद लतीफ जैसे लोगों से मदद ली जाए, उनके पास खुद जाएं या उनको बुलाएं। कोई इज्जत नहीं जाती किसी की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो इनको इस्तेमाल करना होगा। सलाउद्दीन सल्लू जैसे लोगों से बात करनी होगी, जाना पड़ेगा इनके पास। ये वो लोग हैं, जब ये लोग क्रिकेट के लिए काम करते थे डोमेस्टिक में तो लड़का तलाश करते थे, और ये उस वक्त पीएसएल नहीं था। उस पीएसएल तो बात की बात है। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड में मौजूद होकर पूरा पूरा मैच देखते थे और लड़का पिक करके लाते थे, उसको अपने दायरे में रखते थे और फिर उसको पाकिस्तान टीम के लिए एक एसेट बनाते थे। लेकिन क्या हुआ? तो यानी कि क्रिकेट में भी हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो लेट्स सी ये रिफॉर्म्स हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, डिस्कशन के सिलसिले बढ़ाएंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और सोशल मीडिया पर जी बाबर को लेकर एक डिबेट चल रही है। बहुत से लोगों की राय है कि बाबर को कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए और बहुत से लोग ये समझते हैं कि बाबर को ही रिटेन करना चाहिए एज अ कैप्टन। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली सलमान। उनसे जान लेते हैं कि इस पर उनकी राय क्या है। अली सलमान, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड ऑब्वियसली ईद मुबारक। और साथ साथ मेरा ये सवाल भी है कि आपको क्या लगता है कि बाबर स्टेप डाउन हो जाने चाहिए या फिर उन्हें ही अब रिटेन करना चाहिए अंटिल चैंपियंस ट्रॉफी 2025? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच ज़ारा वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और आपको अजहर भाई जो सतना मौजूद हैं और साथ साथ जीटीवी के तमाम नाजरीन को जो है वो मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि बाबर आजम को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि अब कुछ रहा ही नहीं है। कहा था ना, वो गाना है ना कि जो बच्चा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तो अमेरिका में हमारे पास जो रही सही इज्जत थी वो भी हमने लुटा दी है। और अब ये कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा सियाह तरीन दौर आया नहीं कि जब पाकिस्तान को जो है वो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने हो। तो इसके बाद इससे वर्स्ट क्या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में? इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता कि अब या तो अपनी रैंकिंग बेहतर करें या क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलें। रिटायर बेशर्मी की जो इंतहा है वो ये है कि जी अभी हमने रिटायरमेंट का या चाहे होने का कैप्टनसी छोड़ने का सोचा नहीं है। पाकिस्तान जाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर डिसाइड करेंगे। यहाँ पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, पूरा पाकिस्तान डिप्रेशन में, ईद का मजा जो है इन सब ने किरकिरा कर दिया, लेकिन वहां पे उन्होंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। तो ये सब कुछ जो है पाकिस्तान क्रिकेट में मुसलसल चल रहा है और जिसका जो है वो खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो बॉल है वो मोहसिन नकवी के कोर्ट में डाल दी है। वो कह रहे हैं चेयरमैन पीसीबी अगर कहेंगे कि रिजाइन कर दो तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ज़ारा, अगर मैं एक दिन शो अच्छा नहीं करूँ ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती है कि आज मेरा शो अच्छा नहीं किया, आज मेरा कंटेंट अच्छा नहीं गया है। तो ये कैसा कप्तान है पाकिस्तान का, ये कैसा पाकिस्तानी है कि अभी भी जो है वो दूसरों को डिपेंडेंट है कि वो जो है कि वो मोहसिन नकवी साहब फैसला करेंगे। इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इनका ज़मीर इस बात की कैसे गवाही दे रहा है कि ये पाकिस्तान को लेट डाउन करते हैं? जब दो मुल्कों का मैच होता था, एक मुल्क का झंडा जो है वो ऊपर जाता है, एक मुल्क का झंडा नीचे आता है। इनको कैसे ये गवा रहा है कि पाकिस्तान का जो सब जलाली परचम है वो नीचे आए? और ये अभी सोच रहे हैं कि, और ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनको मोहसिन नकवी कहेंगे कि ये छोड़ दें। इनमें थोड़ी सी भी शर्म होती, हया होती, थोड़ी गैरत होती तो ये खुद वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि भाई मैं एज ए प्लेयर खेलने के लिए तैयार हूँ, मैं एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान को मजीद सर्व नहीं कर सकता, मैंने बहुत ज्यादा लेट डाउन कर दिया पाकिस्तान को। अली, शर्म हया तो शर्म हया वालों के पास होती है। अगर इसमें शर्म हया होती तो ये टीम के साथ वापस ना आता, आज उनके साथ नहीं होता और यहाँ आकर सारी चीज़ें फेस ना करता, मीडिया के सामने बैठता नहीं है सारी चीज़ें बताने के लिए। क्या ये कौन से माफ़ी नहीं मांगता? क्या इसको इस पर फ़र्ज़ नहीं होता कि ये अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे, अपने तफरके पे, अपने ग्रुपिंग पे ये पूरी कौन से माफ़ी मांगे? तो इसमें शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है अली। और दूसरी बात यह है कि ये अब 3 हिस्सों में बढ़ गए मजीद। एक ग्रुप कहता है कि बाबर आजम को रेगुलर कैप्टन रखा जाए और उसके साथ फ़खर जमान को, अबरार को, अब्बास आफरीदी को और मोहम्मद आमिर को, इनको कंटिन्यू करें, बाकियों को फारिग कर दें। एक ग्रुप कह रहा है कि शाहीन आफरीदी को और अब्बास को, अबरार को, उसके साथ फ़खर को और हारिस को, इनको साथ रखें और बाकियों को फारिग कर दें। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि सबको फारिग कर दें और एक नई टीम लेकर आ जाएं। तो ये तो यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलझाए जा रहे हैं। जानबूझकर अपने अपने लोगों से ये कहलवाया जा रहा है कि इसको निकालें, इसको रखें। और मेरे भाई, जिसको निकालना ये काम तो अली आप भी जानते हैं बोर्ड का है, और परफॉर्मेंस बेस पे निकालें ताकि मेरिट भी हो, कोई शिकवा, कोई शिकायत भी ना करे। लेकिन अली, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि मुझे एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट की, मैं फेसबुक देख रहा था तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि जी कौन कहता है कि बाबर बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं करते, और उसमें तकरीबन उन्होंने 17 या 18 इनिंग उसकी बताई जिसमें 3 सेंचुरीज भी हैं। मजे की बात यह है कि सिर्फ 4 इनिंग ऐसी हैं जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं, लेकिन सिर्फ 4 इनिंग मुल्क से बाहर जो है अच्छी पिचों पे, बाकी तमाम की तमाम पाकिस्तान में या दुबई में है। अब मैं उस सीनियर जर्नलिस्ट को क्या बोलूं कि यार आप ये क्या बता रहे हो, लोगों को क्या जहन बनाना चाह रहे हो? कि हम तो यही रोना रो रहे हैं कि बाबर बड़े मैच का, बड़ी टीम, बड़े खेल का प्लेयर नहीं है। बड़े मैच में बगैर मुल्की पिचों पे वो हमें धोखा दे देता है। वो सरफराज नहीं तो धोखा नहीं देगा, वो बाबर आजम है जिसने धोखा ही देना है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं अली, आप बताइए, मुझे मशवरा दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि वो टीम के साथ नहीं आ रहे। आपके शोज इस बात के गवाह हैं। मैंने कमेंट्री बॉक्स में और जी स्पोर्ट्स में पहले ही ये बात कही थी
कि ये लोग तो लीग खेल लेंगे, ये लोग दूसरे जो है कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। हमने आपने यही पाकिस्तान में रहना है और हमने आपने यही गले मिल मिल के एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोना है। तो वही अभी हम ईद के दिन भी हम रो रहे हैं, आप भी बैठ के शिकवा कर रहे हैं, मैं भी बैठ के गिरिया कर रहा हूँ और ज़ारा भी बैठ के नुहा करना है इस बात पे कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये तो कोई लीग खेलने चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा और कोई कहाँ जाके कम गलत करने के लिए छुट्टियां गुजारने, कोई मालदीव चला जाएगा और कोई स्पेन चला जाएगा। तो ये तो इन लोगों का हमेशा से वतीरा रहा है। जहाँ तक ये बात है, आप सीनियर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे लोग जो है बिलों से निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो बाबर की परफॉर्मेंस गिना रहे हैं। ना सिर्फ वो आप सीनियर जर्नलिस्ट है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस गिना रहे हैं, बल्कि एक और साहब भी हैं जो माजी में बाबर आजम को उड़ाते रहे, लेकिन फिर शायद उनको उनका जो सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हुआ, अब वो मुसलसल जो है वो बोल रहे हैं, मुसलसल वो बोल रहे हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे एक पर्चे ले लेकर आ रहे हैं कि इनके दोस्ती वाले प्लेयर किधर है। तो बाबर आजम की जो कप्तानी है उससे सबको मसला है, बाबर आजम के खेलने से मसला नहीं है। अगर यही बाबर आजम सरफराज के अंडर में आ जाता है, अगर यही बाबर आजम किसी अच्छे कैप्टन के अंडर में आ जाता है, तो आप देखिएगा कि इसका बैटिंग का अंदाज भी चेंज होगा और ये जो है इसकी परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान के काम आएगी। लेकिन दुल्हन वही पियामन भाई वाली बात है कि जिस अंदाज से ये अपने आप को समझ सकते हैं टीम में एडजस्ट करें, ये उसी अंदाज से खेलना है। जहां पे आपने अबरार की बात की, तब अबरार तो मुझे वो कपड़ा लग रहा है जैसे बस में लोग सीट घेरने के लिए डाल देता ना, उसके बराबर में कोई आगे बैठा ना, कोई बैठा हुआ है, तो अबरार को उन्होंने बेंच उस कपड़े की मानी, उस बैग की मानी रखा हुआ है। इस जगह कोई ना बैठे, ये जगह सिर्फ अबरार की है। अच्छा अली सलमान, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप देखें ना तो लोगों ने बाबर को एक बार फिर से किंग का ताज पहना दिया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने विराट का और धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या समझते हैं, कोई सिमिलैरिटीज हैं? भाई उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, मेरा आपका हम सबका जो उन्होंने दिल तोड़ दिया है। मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाबर आजम की कप्तानी में करोड़ों पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जो यूएसए में मौजूद ओल्ड जनरेशन है उनका, जहां जहां पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग बैठते हैं, उन सब का दिल तोड़ दिया। और ये कई रिकॉर्ड तोड़ने से बड़ी और ये बदतर बात है कि पाकिस्तान इस क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलेगा। अगर पाकिस्तान सुपर 8 में होता तो आज ईद का मजा दुबाला होता, लेकिन इन्होंने यूएसए में पहले ही हम सबको जिबा करके डाल दिया। ये पहले ही हम सबकी कुर्बानी कर कर आ रहे हैं। अली बाबर ने अपनी कप्तानी में 3 आईसीसी इवेंट में और एक एशिया कप में शिरकत की। आप भी देखें कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में वो एज ए सर उठा के तो आगे नहीं गए, फाइनल में भी खेला तो सर झुका के ही खेला। जितनी मुश्किलों से वो गए फाइनल में, वो हम सबको मालूम है, हम सब वहाँ मौजूद रहे और देखते रहे सारी चीज़ों को। तो एक कप्तान जो ग्रास रूट पे ही नाकाम हो जाए, उसको मजीद आगे कंटिन्यू करना, क्या ये पाकिस्तान टीम को हॉकी की तरह तबाह करने वाली बात नहीं है? ये हम जो ये गिनाते हैं ना कि हमने बाबर आजम की कप्तानी में ये खेला वो खेला, तो हमें याद नहीं रखना चाहिए कि फिर किस तरह से आके आखिरी नंबर के बैट्समैनों ने वो मैचेस बचाए भी हैं कि जिसका फायदा हुआ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए नीदरलैंड ने किस तरह साउथ अफ्रीका को हरा के अपसेट के हम जब पहुंचे, उस वक्त भी जो है हम जो है वो लुढ़कते और कांपते डोलते ही हम पहुंचे, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे हम नहीं पहुंचे। हम ये तो बता देते हैं अजहर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, लेकिन हम वहां तक पहुंचे किस तरह? वहां हम पहुंचे भी दूसरों के मरूने मिन्नत है या 10वें 11वें नंबर के बैट्समैनों के छक्कों की बदौलत पहुंचे, क्योंकि पूरी टीम ने तो उस वक्त ही हाथ डाल दिए थे। जो टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेटों से मैच जीत रही, 106 रन नहीं कर पा रही। कल तौसीफ भाई और मैं बैठ के मैच देख रहे थे जीटीवी के स्टूडियो में, मैं यही बात तौसीफ भाई से कर रहा था कि 106 रन पाकिस्तान के बॉलर ने रोक दिए, ये करेगा कौन? और आपने देखा कि पाकिस्तान से 3 विकेटों से जीता। तो टीम का इस वक्त हाल ये है, और हम भी ये बात करते हैं कि हम इंडिया के आंखों में वो भी शायद शाहीन अगर छक्के नहीं मारते तो शायद नहीं जीतते। क्या कह रहे हैं? अगर शाहीन छक्के नहीं मारते तो 18.5 ओवर में ये टारगेट भी नहीं होता। पर शाहीन को छोड़े ना, आप अगर अब्बास आफरीदी 17 रन नहीं करता, तो जब आप इतनी इंपॉर्टेंट वो पार्टनरशिप है कि जो अब्बास आफरीदी ने 17 रन स्कोर किए, और मुझे उनके उन 17 रन से नेहरू कप में अकरम रजा, लेकिन अली सलमान बड़ी मासूमाना सी बात की है बाबर ने। वो कहते हैं कि टीम में 11 प्लेयर्स हैं, अब मैं सबकी जगह तो नहीं खेल सकता। अपनी जगह तो खेल ले भाई। 15 ओवर तक तो वो सबकी जगह ही खेलते हैं, उसके बाद 5 ओवर जब बाकी लोगों को आगे खेलना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अहमद शहजाद कह रहे हैं कि 15 ओवर आप खेलते हो, बाकी आप टीम के अंदर तुल्यबाज रखते हो, जो आपके 15 ओवर जो आप गाया करते हो आके वो छक्के मार मार के बराबर करें, इसीलिए आप कैरी करते रहे आसिफ अली को, इसीलिए आप आजम खान को लेके गए, इसीलिए आपने टैग लगाया कि इफ्तिखार 2-3 ओवर का प्लेयर है। वरना ये सारे प्लेयर क्या 2-3 ओवर के प्लेयर हैं? ये सारे प्लेयर तो पूरे प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैं, जिनको आप 2-3 ओवर का प्लेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 15-16 ओवर आप खुद खेलते हैं, बाद में आगे वो छक्के मारे और आप जो वहां पे कर आए उसको वो गन को। ठीक है अली, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, कल आप ही के शो में तौसीफ अहमद साहब ने कहा था कि बाबर से बदला लिया है इमाद ने और आमिर ने, जो कि वो बाहर बैठे रहे हैं काफी अरसे तक।
देखिए, बदला बाबर से नहीं लिया, बदला लिया है पाकिस्तान से, और किसी हद तक उनका कहना इसलिए भी सही है क्योंकि हम सब ये बात कर रहे हैं कि जी इफ्तिखार को फेस कराया सुपर ओवर में, फखर नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहा। उससे पहले कोई ये बात नहीं कर रहा कि आमिर ने 18 रन किस तरह दिए, वो भी यूएसए जैसी टीम के सामने। फिर इमाद वसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी टीम हारी है। यार जब टीम हारी है तो फिर क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का तस्वुर क्या है? जब टीम हारी है, जब आपको याद होगा, असगर भाई को पता होगा कि जब मैन ऑफ द सीरीज गाड़ी मिलती है तो उस वक्त क्यों नहीं कहते कि सबको गाड़ी दे दो? उस वक्त गाड़ी की चाबी जाके एक बंदा क्यों लेता है? तो क्रिकेट टीम गेम जरूर है, लेकिन इसमें हर प्लेयर 11 के 11 परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 प्लेयर परफॉर्म करते हैं, बाकी न्यूक्लियस की तरह उसके इर्द गिर्द जो है वो बाकी जो है वो जो शैल के अंदर जैसा एक एटम होता है उसके शैल के गिर्द जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। तो 2-3 का परफॉर्मेंसेज होती हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज, उसके बाद सब चिप इन करते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी टीम जो है वो इस वक्त जो है वो परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, और पूरी की पूरी टीम जो है वो ग्रुपों में बटी ठीक हुई है। है, तो पूरी की जीत पूरी तो टीम तवक्को परफॉर्म रखने करने का को बस है। तैयार नहीं है, रिफ्ट नजर आ रही है, यूनिटी नहीं है, और पाकिस्तान के जो हेड कोच है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। तो अली सलमान, इस पे भी मैं आपका मौक़िफ़ लूंगी, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 और कौमी टीम के हेड कोच यानी कि गैरी क्रिस्टन भी अब प्लेयर्स पर बरस पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि इन्हें यही नहीं पता है कि कौन सा शॉट कब खेलना है, और टीम में इत्तेहाद भी नहीं है। क्या कहिएगा असगर, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? चलिए, गैरी क्रिस्टन की आंखें खुल गई, बड़ी अच्छी बात है कि उनको भी समझ में आया। गो कि उन्होंने सिर्फ चंद दिन पहले ही वर्ल्ड कप से टीम को ज्वाइन किया था, और उन्हें तो कोई पूरी कहानी का पता ही नहीं था। और जाहिर है जब टीम के साथ रहे तो उन्हें भी एहसास हुआ गैरी क्रिस्टन एक बड़े कोच है, उनका एक बड़ा मकाम है, और इससे अच्छा कोच इस वक्त इन हालात में पाकिस्तान टीम के लिए हो नहीं सकता था। लेकिन पाकिस्तान टीम ने ना ही तो कोच को लिफ्ट कराई, ना अपने आप को लिफ्ट कराई। अब नताइज सामने आ रहे हैं कि कोच भी जो है वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इत्तेहाद नहीं है, पाकिस्तान टीम को कुछ नहीं मालूम। वो जो कह रहे हैं कि जिनको ये नहीं मालूम कि कौन सा शॉट कब खेलना है, तो बिल्कुल ही बात भी सही है। बाबर आजम जिस तरीके से यूएसए और इंडिया के खिलाफ आउट हुए, सेम शॉट था उनका, उन्हें वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। इसी तरीके से रिजवान जिस तरीके से आउट हुए थे अगेंस्ट इंडिया, तो शादाब एंड फखर ऑल्सो उनको नहीं। फिर शादाब और फ़खर जिस तरीके से दोनों मैचों में, कल भी जिस तरीके से आउट हुए, तो वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम को मालूम ही नहीं है कि उनकी मंजिल क्या है, वो वहाँ गए क्यों है, वहाँ उनका मकसद क्या है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो सैर व तफरी के लिए गए थे और सोच के गए थे कि भाई हम देखें, अगर बाबर से मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ बाबर से आपको 100 इख्तलाफ है, यार पाकिस्तान से तो इख्तलाफ नहीं है ना, क्रिकेट से तो इख्तलाफ नहीं है ना। आप ग्राउंड में जब उतर गए तो आपने परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। लेकिन वहाँ जाकर आप अगर किसी शख्स की वजह से ये कहेंगे जी मेरा इससे इख्तलाफ है तो मैं जो है टीम डुबो दूंगा, तो भाई ये टीम तो दोबारा खड़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई जो है ना तारीख़ में किस अल्फाज में याद किया जाएगा, और तुम्हारा कोई वजूद ही नज़र नहीं आएगा। ये उन लोगों के साथ होता है जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करते हैं। तो याद रखो, इस टीम में 6-7 लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को, इस कौम को धोखा दिया है, और वो तारीख़ का हिस्सा बनेंगे, और ऐसा हिस्सा बनेंगे कि उन्हें कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो अली सलमान, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बाबर आजम जानबूझकर साजिश कर रहे हैं या टीम को धोखा दे रहे हैं? देखें, असगर भाई ने जो भी बात की है ना, इस टीम की मंजिल ही नहीं पता। तो अब आपको याद होगा, ये जो टीम है ये बार बार ये बात करती थी कि सोचना भी मना है बाबर आजम के बारे में, और जो है गुनाह है इनके बारे में सोचना। तो ये जो टीम थी ना वो इसी लाइन पे चल रही थी कि मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। और आपने देख लिया कि टीम जो है वो तितर बितर हो गई है अब, और टीम में 3-3 ग्रुप बन गए। तो जो मंजिल नहीं और रहनुमा मांगते हैं उनके फिर ग्रुप ही बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात यह कि साजिश जो है वो बाबर आजम जो है वो क्या साजिश करेंगे टीम के अंदर, क्योंकि टीम के अंदर तो पहली ग्रुपिंग हुई, उनके खिलाफ तो खुद साजिशें हो रही हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये वो ऐसा अखाड़ा बन चुका है कि जहाँ कमजोर पहलवान मिलके इन्होंने सबसे पहले ताकतवर पहलवान सरफराज अहमद को बाहर किया, अब सब जो है ये मिलके जो है वो एक दूसरे को खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और इनको अखाड़े से बाहर फेंकने की कर रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि जिस तरह असगर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये माफी कौम इनको नहीं मिलेगी कौम से,
आज 96 के वर्ल्ड कप को कितना कितना अर्सा गुजर चुका है, तकरीबन 28 साल 30 साल गुजर चुके हैं 96 के वर्ल्ड कप को। आज भी 96 के वर्ल्ड कप के जो किरदार हैं वो टीवी शोज में बैठ कर रो रहे होते हैं, वो आज भी मोबाइल दिखा दिखा के बातें कर रहे होते हैं, ओ सानू माफी दे दो, कुछ नहीं किया था मैंने। तो ये जो दाग है ना, ये जब तक ये जिंदा रहेंगे, शायद फिक्सिंग का दाग तो शायद इनके चेहरे से जो है वो शायद मिटा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग राउंड मैचेस खेलने का दाग है, यूएसए की जो शिकस्त का दाग है, ये तमाम उम्र जो है वो इनके चेहरे पे जो सियाह कलक की तरह जो है वो लगा रहेगा। यानी कि हार का दाग फिक्सिंग के दाग से बड़ा है। बहुत बड़ा दाग है। देखिए फिक्सिंग के दाग से तो ये था ना कि चलें उससे मैच ऐसा मैच था कि जिसपे कोई मैच के नतीजे पे असर नहीं पड़ रहा था। एक टेस्ट मैच तक बेजरती नो बॉल थी, कौम ने माफ कर दिया, वापस ले आए, सबने बैठ के कहा कि अल्लाह ताला भी माफ कर देते हैं, आप भी माफ कर दो। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट की डायनेमिक्स बदल दी इन्होंने। अब आप बताएं, हॉकी पे वर्ल्ड कप होता है तो कौन सा चैनल जो है वो स्पेशल ट्रांसमिशन करता है? यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप पे स्पेशल ट्रांसमिशन, पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन, चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन। तो ये जो क्रिकेट को इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचा दिया है, तो ना अब स्पॉन्सरशिप आएगी, ना यहाँ पे जो चैनल्स हैं वो स्पेशल ट्रांसमिशन करेंगे, ना वो क्रिकेटर जो शोज में बैठने के मुंह मांगे पैसे मांगते थे उनको ना कोई मुंह मांगे पैसे देगा। इन्होंने क्रिकेट की पूरी डायनेमिक्स बदल दी है। अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेले, ये हम सबका ब्रेड एंड बटर है पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, क्योंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्रिकेट चलाती है, पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह कर दिया। ये असगर भाई बताएंगे, असगर भाई मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बड़े फाल कारकुन है, एक्टिव रुकन है, ये बताएंगे कि सर स्पोर्ट्स के हलकों में क्या बातें चल रही हैं। देखिए अली, बात यह है कि स्पोर्ट्स हल्के अब ये बात बड़ी शिद्दत से उठा रहे हैं कि क्रिकेट को एक तरफ करो और दीगर खेलों की जानिब देखा जाए। आपको बताऊं कि इसी टेंशन के इन अय्याम में बॉडी बिल्डिंग में हमने जो है साउथ एशिया का अवार्ड हासिल किया। 65 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने मालदीव में बॉडी बिल्डिंग में जो है वो शाहनवाज खान ने पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल किया। शाहनवाज खान पुलिस में है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, फिर बास्केटबॉल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक कामयाबी हासिल की। इसी तरह दीगर खेलों में भी हमारे पास कामयाबियां आ रही हैं, लेकिन इस क्रिकेट के शहर में वो तमाम कामयाबियां जो हैं वो मुधम हो जाती हैं, उनकी रोशनी मान पड़ जाती हैं। तो अब स्पोर्ट्स हल्के ये चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पे बात हो, दीगर खेलों को हाईलाइट करें। अभी स्क्वैश में हमने एक ब्रॉन्ज मेडल कल या परसों ही हमने जीता है और एक बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है। स्क्वैश हमारा एक माजी में बेताज बादशाह हमारा खेल था, बेताज बादशाह थे उसके। तो अली बात यह है कि इस टीम ने इज्तिमाई ज्यादती की है इस कौम के साथ। मैच फिक्सिंग जो है वो इनफरादी तौर पर होती रही तो उसको कौम ने माफ किया, नजरअंदाज किया, दरगुजर किया, सजाएं भी काटी उन्होंने और फिर उनको गले भी लगा लिया गया। लेकिन ये जो सिचुएशन सामने आई है जहां हम क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रहे हैं, ये इस क्रिकेट के साथ इज्तिमाई ज्यादती है और इस इज्तिमाई ज्यादती के जिम्मेदारों को जब तक लियाकताबाद के चौक पे लटकाया नहीं जाएगा, जब तक इनको कज़ाफी स्टेडियम के सामने जहां पे श्रीलंका के अटैक हुआ था वहां पे नहीं लटकाया जाएगा, उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा। ये क्रिकेट वापस नहीं आएगी। इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए तभी मामला आगे बढ़ेंगे, तभी कोई दूसरा ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं मानता हूं यार अख्तलाफात सबके होते हैं, एक घर में भी अख्तलाफात होते हैं, किचन में भी अख्तलाफात होते हैं, लेकिन इज्तिमाई मामले में अख्तलाफात को एक तरफ रखना पड़ता है, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। इन लोगों ने तो बस मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे कि पैमरा मुझे नोटिस भेज देगा कि आपने ऑन एयर ये जुमला कह दिया है। लेकिन असगर भाई बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इन्होंने किया है कि जब तक फिक्सिंग के मामला थे, जो हम जैसे लोग ये बात करते थे कि इनको जो टेंटेड प्लेयर है, मोहसिन खान जैसे लोग बात करते थे टेंटेड प्लेयर को पाकिस्तान टीम तक नहीं आना चाहिए, उस वक्त तक लोग जो है ना वो पराई आग में हाथ ताप रहे थे। अभी जब ये इस शिकस्त के बाद हर घर तक ये आग पहुंची है कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलेगा, इसीलिए हर आदमी जो है वो दर्द से करहा रहा है और हर आदमी दर्द से जो है वो बिलबिला रहा है। इस वक्त बिल्कुल सही बात है कि हमें हॉकी की जानिब देखना चाहिए और जी टीवी और जी स्पोर्ट्स और जो कमेंट्री बॉक्सेस ने मुसलसल हॉकी के हवाले से बात की है। हैदर हुसैन हमें मुसलसल इस हवाले से एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि फिटनेस के भी मामला खराब हैं और इन्हें गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन की अवेयरनेस भी मालूम नहीं है और यही वजह है कि इसी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं दीगर टीम से। देखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं ना तो हमें बहुत इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, हम अरबी बोलते हैं ना तो हमें बहुत मजहबी समझा जाता है, और अगर हम उर्दू बोलते हैं तो ये रसवाई का बाइस समझा जाता है।
अब यही बात जब हफीज ने कही थी कि हमारे यहाँ फिटनेस के मसाइल हैं, तो उस वक्त सब किसी ने ये बात नहीं मानी थी। अभी ये बात अब गैरी क्रिस्टन ने इंग्लिश में बोल दी है, तो हम सब इस बात को मान लेंगे कि जी फिटनेस के मसाइल हैं। ठीक है, तो गैरी क्रिस्टन ने यकीनन एक नया पेंडोरा बॉक्स तो खोल दिया है। देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई रिफॉर्म्स होते हुए हमें नजर आते हैं या नहीं आते हैं। टीम जब वापस आएगी, तमाम तर प्लेयर वापस आएंगे, तो जाहिर है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड शुरू होगी और जो मेन कल्प्रिट्स हैं बिहाइंड दिस डिफीट, उन्हें निशाने इबरत जरूर बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे, असर अजीम और अली सलमान। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।